नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स के बारे में, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है जो कि RPSC 2015 सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। यदि घन की प्रत्येक कोर को 50% बढ़ाया जाता है तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। पहला ऑप्शन है 50%, दूसरा ऑप्शन है 75%, तीसरा ऑप्शन है 100% और चौथा ऑप्शन है 125%। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में हम पहले देख लेते हैं घन होता क्या है। घन आपने सभी ने कमरा देखा होगा। तो कमरा एक घनाभ है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों समान नहीं होती है। घन क्या एक तरीके का घनाभ है जिसमें जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों समान होती है। ठीक है, यानी एक वर्ग को अगर मैं कमरे का रूप दूं, अगर एक वर्ग 6 वर्ग को मिला के अगर एक मैं कमरे का रूप दूं तो वो एक घन बनेगा। ठीक है, तो यहाँ मैंने दिखाया है ये एक घन है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई a है। ठीक है, तो घन में ये अपने को याद रखना है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों समान होती है। अब जो प्रत्येक वर्ग है उसको हम बोलते हैं फलक। ठीक है, जो सामने हुआ है जैसे ये है, ये एक फलक है, इसी प्रकार ये फलक है। अगर हम रूम की बात करें तो जो प्रत्येक दीवार है, चारों दीवारें और फर्श और जो अपनी छत है, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, सारे फलक हैं। अब प्रत्येक फलक का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, प्रत्येक फलक क्योंकि एक वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा इंटू भुजा यानी भुजा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a इंटू ए यानी a स्क्वायर। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोल सकते हैं या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोल सकते हैं। वो हो जाएगा ये जो सभी फलक हैं इनके क्षेत्रफलों का योग। तो वो आ जाएगा, क्योंकि 6 फलक हैं और प्रत्येक फलक का क्षेत्रफल क्या है, a स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा 6a स्क्वायर। ओके, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो वो हो जाएगा 6a स्क्वायर या 6 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी लेटरल सरफेस एरिया। पार्श्व क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे अगर हम रूम की बात करें तो रूम की जो चारों दीवारें हैं उनके क्षेत्रफलों का योग होगा, वो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। यानी हम फर्श और छत को छोड़ दें तो जो क्षेत्रफल बचेगा वो क्या होगा, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अगर हम छत और फर्श को छोड़ दें तो हमारे पास 4 फलक बच जाएंगे और चारों फलकों के क्षेत्रफल का योग हो जाएगा, वो हो जाएगा 4a स्क्वायर यानी 4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब अगर हम घन के आयतन की बात करें तो आयतन क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। ठीक है, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, a स्क्वायर, और ऊंचाई क्या है, a, तो ये हो जाएगा a क्यूब, यानी a क्या है, भुजा है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा भुजा क्यूब। ये जो घन का आयतन निकालने, किसी भी चीज़ का आयतन निकालने का क्षेत्रफल, आयतन निकालने का जो फॉर्मूला है आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, ये कब वैलिड होता है, जब हम जो भी आइटम ले रहे हैं, जैसे घन ले रहे हैं, शंकु ले रहे हैं, बेलन ले रहे हैं, वो उसके आधार को अगर हम जोड़ते चले तो वो पूरी बॉडी बन जाए। उस केस में जो आयतन का फॉर्मूला है आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, ये वैलिड होता है। ठीक है, जैसे शंकु के केस में क्या होता है, शंकु के केस में आधार का क्षेत्रफल ज़्यादा होता है, फिर धीरे धीरे जो आधार क्या होता है, इसमें वर्त होता है, वर्त का क्षेत्रफल धीरे धीरे जैसे ऊंचाई की तरफ बढ़ते जाते हैं घटता जाता है। जबकि बेलन के केस में क्या होता है, आधार, बेलन के केस में भी क्या होता है, एक वर्त होता है, वर्त को बहुत सारे वर्तों को हम जोड़ते चले तो एक आधार बन जाएगा। ठीक है, वो बेलन बन जाएगा। तो ये यहाँ पे हो जाएगा भुजा क्यूब। अब इसमें एक होता है किनारे या कोर, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं इसको एज। ये कितने हो जाएंगे, तो एज हो जाएंगे इसमें 12। कौन से होते हैं किनारे या कोर, ये वाले 1 2 3 4, तो इसको सारों को जोड़ोगे
तो ये होते हैं 12। ठीक है, तो ये हो गए घन के किनारे या कोर। ठीक है, शीर्ष होते हैं 8। शीर्ष कौन से हो गए? शीर्ष हो गए ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला, तो ये टोटल 8 शीर्ष हो गए। ठीक है, तो ये हो गए टोटल 8 शीर्ष। अब चलते हैं वापस क्वेश्चन की तरफ। अपने को क्या दिया गया है? प्रत्येक कोर या किनारे को 50% बढ़ाया जाता है। तो पहले किनारा क्या मान लिया हमने? ए मान लिया। अब क्या 50% बढ़ाने पे क्या हो जाएगा? 1.5 ए, क्योंकि 50% में बढ़ाएंगे तो ए प्लस ए इंटू 50/100, तो ये आ जाएगा 1.5 ए। ठीक है, तो 50% बढ़ाने पर प्रत्येक कोर कितनी हो जाएगी? 1.5 ए। तो अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 6 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा यहाँ पे क्या है? कोर ही एक तरीके से भुजा है, तो भुजा क्या हो गई अब? 1.5 ए, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 1.5 ए का होल स्क्वायर। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6a² इंटू 2.25। 2.25 को मैं लिख सकता हूँ 1 + 1.25, तो ये हो जाएगा 6a² प्लस 6a² इंटू 1.25। तो ये जो बढ़ा हुआ पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये हो गया। तो कितना बढ़ा है? 125%। तो ये आ जाएगा अपने पास 125% की वृद्धि हो गई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। तो ये था घन से रिलेटेड जो फॉर्मूले थे वो, और घन से रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन सोल्व किया। अब अगला टॉपिक देखते हैं घनाभ। घनाभ में क्या होता है? घनाभ भी एक तरीका घन है, लेकिन उसमें क्या है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों समान नहीं है। ठीक है, तो इसमें मान लेते हैं लंबाई ए है, चौड़ाई सी है और ऊंचाई बी है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? जो 6 फलक हैं उनके क्षेत्रफल का योग। तो 6 फलकों के क्षेत्रफल, जैसे ये नीचे वाला फलक है, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ए गुणा सी। इसी प्रकार जो ऊपर वाला फलक है उसका भी क्या क्षेत्रफल हो जाएगा? ए गुणा सी। तो ये ए इंटू सी, ये 2 टाइम्स आ जाएंगे। इसी प्रकार जो ये वाले फलक है और ये वाली फलक है, इनका एरिया आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ बी सी। फिर जो पीछे वाली और सामने वाली फलक है उनके जो एरिया का योग है वो आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए बी। तो इन सारों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हम ज्ञात करें तो इसमें हम क्या करेंगे? जो बेस है और जो अपना छत है उसको छोड़ देंगे, बाकी जो चारों दीवार हैं, जो 4 बाकी बचे हुए फलक हैं उनके क्षेत्रफल का योग करेंगे तो वो आ जाएगा घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ बी सी प्लस ए बी। अब घनाभ का आयतन की बात करें तो वो इसमें केस में हो जाएगा जो आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल यहाँ पे क्या है? ए गुणा सी, यानी ए सी, और जो हाइट क्या है? बी। तो ये आ जाएगा ए गुणा बी गुणा सी। ये अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा ए क्या है यहाँ पे? लंबाई, बी क्या? ऊंचाई, और सी क्या? चौड़ाई। तो ये हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो ये हो गया घनाभ का आयतन। अगला टॉपिक है हमारा बेलन से रिलेटेड। तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो है 2013 में पूछा हुआ आरपीएससी ने। समान ऊंचाई वाले 3 बेलनों के वृत्तीय आधारों के व्यास R1, R2, R3 एवं R1, R2, R3 एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं जिसमें R3 कर्ण है। यदि प्रत्येक बेलन की ऊंचाई h है तो सत्य कथन है। फर्स्ट ऑप्शन है सबसे बड़े बेलन का आयतन शेष दोनों बेलनों के आयतनों के योग से बड़ा है। सेकंड ऑप्शन है सबसे बड़े बेलन का आयतन शेष दोनों बेलनों के आयतनों के योग के बराबर है। थर्ड ऑप्शन है सबसे बड़े बेलन का आयतन शेष दोनों बेलनों के आयतनों के योग से छोटा है। फोर्थ ऑप्शन है सबसे बड़े बेलन का वक्रीय क्षेत्रफल शेष दोनों बेलनों के वक्रीय क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो सबसे पहले देखते हैं अपने पास बेलन होता क्या है। बेलन में भी अगर हम बात करें तो लंबवर्तीय, यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ लंबवर्तीय बेलन की बात करेंगे, यानी राइट सर्कुलर सिलेंडर। इसमें क्या होता है कि जो आधार है, ये आधार हो गया वर्त, और ये जो इसकी साइड है ये आपस में 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। ठीक है, तो उस केस में जो बेलन होगा वो लंबवर्तीय बेलन होगा।
ठीक है। यहाँ पे आधार क्या है, एक वर्त है जिसकी त्रिज्या r मान लेते हैं और ऊंचाई क्या है, इसकी बेलन की ऊंचाई है वो h है। तो बेलन का वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2πr(h). बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर वक्रीय क्षेत्रफल वो हो जाएगा 2πr(h). ठीक है, यानी जो ये वर्त है इसकी परिधि इंटू हाइट, ये हो जाएगा बेलन का वक्रीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर हम बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो वो हो जाएगा, जो बेलन का वक्रीय क्षेत्रफल है वो प्लस जो बेस और ये अपर वाला जो वर्त हैं इनके क्षेत्रफलों का योग। तो ये हो जाएगा 2πr(h) प्लस जो नीचे वाला वर्त है उसका हो जाएगा πr² और जो अपर वाला वर्त है उसका हो जाएगा πr²। तो ये आ जाएगा 2πr(h) प्लस 2πr²। तो इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2πr इंटू r प्लस h। यहाँ पे r क्या है, बेलन की त्रिज्या बोलते हैं और h को क्या बोलेंगे, बेलन की ऊंचाई बोलेंगे। अब बेलन के आयतन की बात करें तो वो हो जाएगा आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। आधार क्या है, एक वर्त है, तो वर्त के आधार का क्षेत्रफल πr² हो जाएगा और ऊंचाई कितनी है, h है। तो ये हो जाएगा πr²h। अब वापस अपन क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें अपने को क्या दे रखे हैं, 3 बेलन दे रखे हैं जिनके जो वर्तीय आधार हैं उनके व्यास दे रखे हैं r1, r2, r3। तो इनकी त्रिज्याएं क्या हो जाएगी, r1/2, r2/2, r3/2। और r1, r2, r3 है वो एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं जिसमें r3 क्या है, उस समकोण त्रिभुज का कर्ण है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें अपने को दे रखी है। तो पहले 1 बाई 1 हम प्रत्येक बेलन का आयतन ज्ञात कर लेते हैं। पहले बेलन का आयतन हो जाएगा पाई r1/2 का होल स्क्वायर इंटू h। इसी प्रकार दूसरे और तीसरे बेलन का आयतन हो गया। अब r1, r2, r3 एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं तो इसमें जो पाइथागोरस थ्योरम है वो लागू होगी। और यहाँ पे r3 क्या दे रखा है, कर्ण दे रखा है। तो r3² क्या हो जाएगा, r1² प्लस r2²। मैंने इस पूरे इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दिया, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड 4 से डिवाइड कर दिया। तो ये 4 से डिवाइड करने पे ये बन जाएगा r3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू r1/2 का होल स्क्वायर प्लस r2/2 का होल स्क्वायर। अब दोनों साइड मैंने पाई और h से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हो गया पाई r3/2 का होल स्क्वायर इंटू h इक्वल टू पाई r1/2 का होल स्क्वायर इंटू h प्लस पाई r2/2 का होल स्क्वायर इंटू h। अब ये पाई r3/2 का होल स्क्वायर h क्या हो गया, ये हो गया पहले जो तीसरा बेलन है उसका आयतन। ठीक है, तो ये हो गया तीसरे बेलन का आयतन। तीसरे बेलन का आयतन हो गया, वो हो गया पहले बेलन का आयतन प्लस दूसरे बेलन का आयतन। तो इस केस में जो अपना राइट आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा कि सबसे बड़े बेलन का आयतन शेष दोनों बेलनों के आयतनों के योग के बराबर। सबसे बड़ा बेलन वो होगा जिसकी जो आधार है उसकी त्रिज्या बड़ी होगी। ठीक है, तो इस केस में जो r3 है, r3 व्यास वाला जो बेलन है वो सबसे बड़ा होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सेकंड होगा। अब अपन ऑप्शन 4 और चेक कर लेते हैं। किसी भी त्रिभुज में क्या होता है कि कोई भी भुजा है वो जो शेष दोनों भुजाएं होती है उनके योग से हमेशा छोटी होती है। किसी भी भुजा की लंबाई शेष दोनों भुजाओं के लंबाई के योग से हमेशा छोटी होती है। तो ये होता है r3 इज लेस देन इक्वल टू r1 प्लस r2। ठीक है, वापस मैंने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को 2 से डिवाइड कर दिया। तो ये हो जाएगा r3/2 इज लेस देन इक्वल टू r1/2 प्लस r2/2। फिर मैंने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड 2 पाई इंटू h से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आ गया ये। तो ये आ गया जो सबसे बड़ा बेलन है उसका वक्रीय क्षेत्रफल, वो लेस हो गया जो शेष दोनों बेलन हैं उनके वक्रीय क्षेत्रफल के योग के बराबर योग से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो फोर्थ ऑप्शन है वो गलत हो गया है क्योंकि इसमें दे रखा है कि सबसे बड़े बेलन का वक्रीय क्षेत्रफल है शेष दोनों बेलनों के वक्रीय क्षेत्रफल के योग के बराबर है। यहाँ बराबर नहीं है, उससे क्या है, छोटा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया 2 अपना सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन 3 है, एक बेलन का वक्रीय क्षेत्रफल 1000 वर्ग सेंटीमीटर है एवं 4 मिलीमीटर व्यास के तार को बेलन की वक्रीय सतह पर इस प्रकार लपेटा जाता है कि वह बेलन को ढक ले तो तार की लंबाई है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ RPSC 2013 एग्जाम में। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं अपने 25 मीटर, सेकंड ऑप्शन दे रखा है
250 मीटर, थर्ड ऑप्शन दे रखा है 25 पाई मीटर और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है 2500 मीटर। अपने को क्या दे रखा है, एक बेलन दे रखा है, उसका वक्रीय क्षेत्रफल दे रखा है और एक तार और दे रखा है जिसका व्यास पता है हमें को 4 मिलीमीटर। अब इस तार के को जो बेलन का वक्रीय क्षेत्रफल है उस पर लपेटा जाता है। तो हमें बताना है कि तार की लंबाई कितनी होगी ताकि वो इस पूरे वक्रीय क्षेत्रफल को कवर कर सके। तो इसका सॉल्यूशन मान लेते हैं। बेलन का वक्रीय क्षेत्रफल अपने को दे रखा है 1000 वर्ग सेंटीमीटर और इसका फॉर्मूला क्या होता है 2πr/h। मान लेते हैं बेलन की ऊंचाई है h। अब हम क्या करते हैं, तार के एक घेरे को लपेटते हैं। तो तार के एक घेरे को जब बेलन के जो वक्रीय क्षेत्रफल है, वक्रीय हिस्सा है, उस पर लपेटेंगे तो वो उस वक्रीय हिस्से की कितनी ऊंचाई को कवर करेगा। तो तार के एक घेरे में कवर की गई ऊंचाई हो जाएगी वो तार के व्यास के बराबर हो जाएगी। ठीक है, जैसे ऐसे करते हैं अपन, ये एक बेलन है, इसको एक तार का एक घेरा लेते हैं। तो एक घेरे में मान लेते हैं, तो ये एक घेरा ले लिया मैंने। तो ये एक घेरे में इस वक्रीय क्षेत्र जो एरिया है, वक्रीय पृष्ठ है, उसकी कितनी ऊंचाई को कवर करेगा, तो वो हो जाएगा जो तार का व्यास है उसके बराबर। ठीक है, तो इस प्रकार मान लेते हैं कि n घेरों में क्या करता है, ये जो तार है वो उस बेलन के पूरे वक्रीय क्षेत्रफल को कवर कर लेता है। ठीक है, तो ये यहाँ से अपने पास एक फॉर्मूला बन जाएगा n × d = h, क्योंकि एक घेरे में d ऊंचाई कवर कर रहा है। तो n अगर n घेरे लेंगे तो ये टोटल ऊंचाई को कवर कर लेगा। तो ND = h आ जाएगा। तो n आ जाएगा h/d। n क्या हो गया, घेरों की संख्या पता चल गई। ठीक है, अब एक घेरे में तार की लंबाई क्या हो जाएगी 2πr। ओके, एक घेरे में तार की लंबाई क्या होगी, जो बेलन की परिधि है उसके बराबर हो जाएगी। तो ये हो जाएगी 2πr, जहाँ पे r क्या है, बेलन की त्रिज्या है। तो तार की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी 2πr × घेरों की संख्या। तो यहाँ पे घेरों की संख्या क्या है n, तो ये हो जाएगा 2πrn। n की मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू क्या है n की, h/d। तो ये पुट करते हैं 2πr × h/d। 2πrh अपने को दे रखा है बेलन का वक्रीय क्षेत्रफल, तो वो 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। और d तार का व्यास अपने को दे रखा है, तो वो दे रखा था अपने को मिलीमीटर में, तो इसको मैंने सेंटीमीटर में कवर कर लिया। तो इसको जब अपन सोल्व करेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास 25 मीटर। तो इस तरीके का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अपने को दिमाग लगाने की ज़रूरत है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है RPSC 2015 एग्जाम में पूछा हुआ है, सेकंड ग्रेड एग्जाम। एक तार की त्रिज्या को कम करके 1/3 कर दिया जाता है। यदि इसका आयतन समान रहता है तो इसकी लंबाई में वृद्धि होगी। फर्स्ट ऑप्शन है 3 गुना, सेकंड ऑप्शन है 6 गुना, थर्ड ऑप्शन है 9 गुना और फोर्थ ऑप्शन है 27 गुना। ठीक है, इसमें क्या कर रहे हैं कि तार की त्रिज्या है उसको कम किया जा रहा है, लेकिन उसके आयतन को, जो तार का आयतन है वो इक्वल ही रहेगा। ठीक है, तो उस केस में जो हाइट में कितनी वृद्धि होगी या कमी होगी वो हमें बताना है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहले मान लेते हैं लंबाई L1 है और त्रिज्या R1 है। अब क्या किया, लंबाई कितनी हो जाएगी, मान लेते हैं L2 और त्रिज्या कितनी होगी 1/3 यानी 1/3 ऑफ R1। अब इनका आयतन क्या है, समान रहता है। तो दोनों तरफ हम पहले और बाद में आयतन है उसको समान कर देंगे। पहले आयतन क्या है πr1² × L1 और बाद में आयतन क्या है πr1/3 का होल स्क्वायर इंटू L2। तो यहाँ से L2 को सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9 टाइम्स ऑफ L1, यानी ये जो पहले वाली लंबाई है उसका 9 गुना हो गया। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 9 गुना। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है वो RPSC 2018 एग्जाम में पूछा हुआ है। एक बेलन की त्रिज्या 3 मीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है और इसकी ऊंचाई 4 मीटर प्रति सेकंड की दर से घट रही है।
जब बेलन की त्रिज्या 4 मीटर एवं ऊंचाई 6 मीटर हो तो आयतन में परिवर्तन की दर होगी। तो यहाँ पे अपने को क्या दे रखा है, अपने को त्रिज्या और ऊंचाई में परिवर्तन की दर दे रखी है। तो हमें पूछा है कि इसके आयतन में परिवर्तन की दर क्या होगी। अपने ऑप्शन है 80 घन मीटर प्रति सेकंड, सेकंड ऑप्शन है 144 पाई घन मीटर प्रति सेकंड, थर्ड ऑप्शन है 64 घन मीटर प्रति सेकंड और फोर्थ ऑप्शन है 80 पाई घन मीटर प्रति सेकंड। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो बेलन का आयतन क्या होता है, जो बेलन का आयतन है होगा वो हो जाएगा आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई यानी पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें टी के रिस्पेक्ट में परिवर्तन की दर ज्ञात करते हैं। तो ये हो जाएगा dv बाई डी टी के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे यानी इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dv बाई डी टी इक्वल टू, पहले r का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, बाई पार्ट्स हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर एच इंटू डी आर बाई डी टी, ठीक है, प्लस पाई आर स्क्वायर इंटू डी एच बाई डी टी। तो ये मैंने क्या किया है, इसका अवकलन किया है किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। अवकलन करने पे ये आ जाएगा अपने पास। अब यहाँ पे आर अपने को दे रखी है 4 मीटर और एच 6 मीटर दे रखी है। इसी प्रकार डी आर बाई डी टी यानी आर में परिवर्तन की दर दे रखी है 3 मीटर प्रति सेकंड और डी एच बाई डी टी दे रखा है -4 मीटर प्रति सेकंड। क्योंकि हाइट है वो घट रही है तो इसको मैंने माइनस ले लिया, ठीक है। तो इन चारों की वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे तो पुट करने पे ये आ जाएगा dv बाई डी टी इक्वल टू 2 पाई इंटू आर कितना है 4, एच कितना है 3 इंटू सॉरी एच है 6 और डी आर बाई डी टी कितना है 3 है। इसी प्रकार इस इधर वाले में हम पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 144 पाई माइनस 64 पाई, तो ये आ जाएगा 80 पाई घन मीटर प्रति सेकंड। तो जो आयतन में परिवर्तन की दर है वो हो जाएगी 80 पाई घन मीटर प्रति सेकंड। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन 4, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने घन, घनाभ और आयतन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आरपीएससी ने पूछ रखे हैं वो सोल्व किए हैं। अगले वीडियो में हम शंकु से रिलेटेड, शंकु और गोला स्फीयर से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।